सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम टेस्टी सितार एंड आज मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ FMTYF। तो आज हम थियोरी डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो भी सारे नए कंसेप्ट है, जो भी सारे टर्म्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट अराउंड 40 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। तो आज आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि आप कुछ नोट करो, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में टाइम मिले तब लिख लेना। एंड आज सिर्फ आपको स्टोरी सुननी है एंड मुझे स्टोरी बतानी है। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो इसका नाम क्या है मेन? तो देखो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर अब लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी को अपनी पोजीशन लॉस मेकिंग कंपनी से एक अच्छी पोजीशन में लाने के लिए उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत आ पड़ी है कि उसके कंपनी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस किए जाए। इसीलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की एकदम साइड में लिखा हुआ है कि मेकिंग ड्रामेटिक चेंजेस इन द बिजनेस बाय कटिंग आउट और मर्जिंग डिपार्टमेंट। मतलब आपके बिजनेस का स्केल इतना बढ़ चुका है कि अब आपका मैनेजमेंट इतना कैपेबल नहीं है कि उन सारी सेगमेंटेशन को वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से टैकल कर सके। तो अब अगर बिजनेस को डूबने से बचाना है तो फिर कंपनी को अपनी कोई ना कोई सेगमेंटेशन जो होगी वो बंद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आगे उसके हालांकि बहुत सारे रीज़न है, बट अब जस्ट नॉर्मल जस्ट 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन यही है कि मेकिंग ड्रामेटिक चेंजेस इन द बिजनेस बाय कटिंग आउट और मर्जिंग डिपार्टमेंट। सो यही इसका मेन सिंपल मतलब है। और दूसरा जो बुक की थियोरी थी तो वही मैंने ये नोट्स के अंदर लिखी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के लिखी है। ये आप थियोरी एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम के टाइम भी प्रेफर कर सकते हो। सो बुक का मीनिंग ये है कि टू गिव अ न्यू स्ट्रक्चर और टू रिड्यूस और रीअरेंज, मतलब अपने बिजनेस को एक नई तरीके से स्ट्रक्चर करना और जहाँ जहाँ चेंजेस लगते हैं वहाँ कोर चेंजेस भी करे जाए। फिर देखते हैं कि स्पेसिफिक गोल क्या है, क्यों हम ये हमारी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला है इसके अंदर कि इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बिजनेस के अंदर क्या हो रहे हैं, बार बार लॉसेस हो रहे हैं, नेगेटिव कैश फ्लोज है, आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस को छोड़ के चले जा रहे हैं, गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट आ रहा है। तो ऐसे सारे अजम्पशंस और जो बहुत सारे असर्शंस जो है वो इंडिकेट कर दे कंपनी बंद होने वाली है। तो इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर आता है हायर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हायर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट अब धीरे धीरे क्या है, पहले आपको समझो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था 25%, बट अब कंपनी के अंदर नेगेटिव कैश फ्लोज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब क्या, प्रोडक्ट के ऊपर मिलने वाला प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मतलब पर प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, और इसकी वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल कहीं ना कहीं मतलब कहना बोल सकते हैं कि रिड्यूस होते जा रहा है। तो उसको एक अच्छे इंप्रूवमेंट पोजीशन के अंदर लाना, तो वो अगर आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हो तो वो पॉसिबल हो सकता है। ऑप्टिमम BEP, मतलब देखो BEP का मतलब ये होता है कि जहाँ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने देखा होगा, सबसे पहले यहाँ क्या होता है, सेल्स आता है। क्या आता है, सेल्स। समझो मैं ले रही हूँ 50 रुपीज़, फिर इसके अंदर क्या करोगे आप, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेरे लिए यहाँ 30 रुपीज़। फिर मेरा क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, 20 रुपीज़। अब मैं इसमें से क्या करूँगी, फिक्स कॉस्ट लेस करती हूँ, समझो मेरी फिक्स कॉस्ट भी 20 रुपीज़ है, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 0। मतलब यहाँ मेरा ये 0 प्रॉफिट है, इसको ही तो हम बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, विच इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। उसको क्या बोलते हैं हम, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंपनी को पहले कंपनी की पोजीशन क्या थी, बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या पोजीशन थी वो भी डिस्कस करनी इंपॉर्टेंट है। बिफोर कॉर्पोरेट मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, आप समझ जाना थोड़ी ये लैंग्वेज मतलब। तो यहाँ मेरी पोजीशन ये थी, सपोज मेरी सेल्स जो थी वो सेल्स मेरी 50 रुपीज़ थी, वेरिएबल कॉस्ट समझो मेरी चल रही थी 30 रुपीज़ यहाँ भी, एंड यहाँ मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया 20 रुपीज़ यहाँ, या फिर मैं यहाँ चलो ये इतना एग्जाम्पल ध्यान में रखो, और यहाँ मैं अब मेरा कंट्रीब्यूशन आ चुका है 20 रुपीज़। अब मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट समझो लेस करती हूँ, वो फिक्स कॉस्ट समझो मेरी आई थी 30 रुपीज़, तो कहीं ना कहीं मेरा कंपनी के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, सॉरी लॉस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इस लॉस मेकिंग पॉइंट में से इस BEP पॉइंट के ऊपर लाना, इसी को ही तो हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से किया है और अब कंपनी के अंदर ना लॉसेस हो रहे हैं और ना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एक आइडियल सिचुएशन, मतलब वो ऐसा है कि भाई बिजनेस को बंद ना होने के लिए BEP पॉइंट तक तो एटलीस्ट आपका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो यही था इसका स्पेसिफिक गोल के अंदर। फिर बोला है कि रिड्यूसिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क। देखो फाइनेंशियल रिस्क इसमें आता है,
फाइनेंशियल रिस्क आपका आएगा डेट के अंदर। क्या आएगा? फाइनेंशियल रिस्क कब आएगा? जब कंपनी ने क्या इश्यू किया होगा? डेट इश्यू किया होगा। और ऑपरेशनल रिस्क कब आएगा? जब कंपनी ने इक्विटी इश्यू किया होगा। तो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट पे करने की ऑब्लिगेशन होना। तो ऑब्लिगेशन कब आएगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट लोगे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर रिस्क तो बढ़ ही जाता है। आपका शेयर कैपिटल समझो, देखो नॉर्मली आपने सुना होगा कि एक आइडियल रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो जो होता है वो होना चाहिए 2:1। बट समझो हमारी ये कंपनी की एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जिसके अंदर शेयर कैपिटल मैं समझ रही हूँ 50 रुपीज़ है, और मेरा डेट जो है वो यहाँ है 400 करोड़। 50 करोड़ शेयर कैपिटल है और मेरा डेट 400 करोड़ है। तो कंपनी की पोजीशन क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए आइडियली 2:1। आपका रेशियो कितना है? 4:1। कैसे पता चला? आपका रेशियो कितना है डेट इज टू इक्विटी का? 4:1 है, राइट? 4:1 है। होना कितना चाहिए था? 2:1। मतलब कि आपके 4 डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी के पास सिर्फ एक ही शेयर है। तो कंपनी कितना रिस्क, कितना लेवरेज ले चुकी है। तो इस सिचुएशन से भी ओवरकम करने के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द शेयर होल्डर वैल्यू, मतलब कि कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स की मतलब उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज करना ही हमारा मतलब लास्ट अल्टीमेट मोटो होता है। तो वो अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो उससे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यही सारे स्पेसिफिक गोल्स है। तो गोल्स के ऊपर हमने देख लिया, फोकस कर लिया फोकस। अब हम देखते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग करने से क्या होता है। तो सबसे पहला आया कि बिजनेस एफिशिएंसी आपको देखने मिलेगी, एंड दूसरा बोला है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इंक्रीजेस इफ इट अडॉप्ट्स रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। अब ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, सो ट्रांसफर ऑफ शेयर असेट्स ऑफ वन ग्रुप कंपनी टू अनदर कंपनी, उसको बोलते हैं हम क्या? ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या? पहले तो हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर एक कंपनी का एग्जांपल लिया था कि एक कंपनी हमारी क्या है? लॉस मेकिंग कंपनी है, उसने रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अडॉप्ट की है। बट इसके अंदर आपको बोला है कि ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आप 2-3 कंपनियां मिलकर, 2-3 या फिर 2-3 से ज़्यादा कंपनियां ग्रुप में मिलकर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को अडॉप्ट कर रही है। उसके अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ वो बोलते हैं ना ओनरशिप चेंज हो जाती है, कंपनियां मर्ज हो जाती है, एंड कुछ अलग ही एक नया मतलब बोलते हैं ना एक बड़ा एसोसिएशन बना के इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। नाउ रीजंस फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो उससे पहले आई गेस मतलब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब टर्म डिस्कस करना था कि कैसे चलेगा कंपनी लॉस मेकिंग है। हमारे जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो होंगे उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी के अंदर मतलब पोजीशन क्या है। तो अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की, तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही हम बता सकते हैं कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ बैलेंस शीट। एक साइड असेट्स लाइबिलिटीज एंड दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे? असेट। अब कुछ ले लेते हैं एसेट्स के नाम। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड यहाँ मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ मैं लिख रही हूँ करंट असेट, तो आप CA के मतलब समझ जाना, करंट असेट। शेयर कैपिटल SC, यहाँ मैं ले रही हूँ डेट। यस, तो ये हमारे नॉर्मल आइटम है किसके? बैलेंस शीट के। तो ये तो क्या है? नॉर्मल हम देखते हैं, बट इसके अंदर जो एक्सीडेंटल पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो देखो असेट साइड के अंदर आपको क्या दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है जिसका डेबिट बैलेंस है। क्या है? डेबिट बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। यही एक सबसे पहला इंडिकेशन है कि आपकी कंपनी के अंदर लॉस हो रहा है। Debit balance of profit and loss account means what? Company is facing loss, and that is why management has decided to show this profit and loss account on asset side of the balance sheet. फिर इसके अंदर आता है discount on issue of debenture, discount on issue of debenture, issue of debentures,
एक और जो लाइबिलिटी होती है वो होगी, आपने सुना होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को क्या फॉर्म करने से पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर कंपनी के क्रेडिट साइड, मतलब सॉरी लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड नॉट, इट इज़ लाइबिलिटी साइड, आपको दिखने मिल रहा है यहाँ क्या, ओवरड्राफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कंपनी का ओवरड्राफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंपनी ने डेट बहुत ज़्यादा लेके रखा है, कंपनी की लोन की ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर चलने वाली बोल सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज के बारे में बताता है। तो यही इंडिकेशन होता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसके ऊपर इसको ऑब्जर्व करके ही हम जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो है, यूजर्स जो है, वो कंपनी की पोजीशन को पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं ब्रॉडर एरियाज कौन से हैं। तो इसके अंदर 4 एरियाज है, फिनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केटिंग एंड मैन पावर। अब इतना मैं इसमें एक्सप्लेन करूँ, मतलब मैं नॉर्मल पढ़ लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्योंकि ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है। डिसीजंस रिगार्डिंग, देखो फिनेंशियल एरियाज के अंदर बोला है कि डिसीजंस रिगार्डिंग मर्जर, जॉइंट वेंचर एंड रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब यहाँ कंपनी के मैनेजमेंट जो होगी वो डिसीजंस लेगी कि भाई कंपनी को ये किस तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से मतलब वो मर्जर करना चाहेगी, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, तो किस वे में कंपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी वो ध्यान में रखना है। फिर बोलता है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल बेस एंड रेजिंग ऑफ फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट एज वेल। तो यहाँ बेसिकली आपका फाइनेंस के अंदर क्या होगा, रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगे, फिनेंशियल रिसोर्सेज किस तरीके से आपको इंक्रीज करना है, कौन से प्रपोर्शन के अंदर इंक्रीज करना है, वो सारे चेंजेस जो हो गए वो हो गए हमारे फिनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल के अंदर क्या होगा कि कंपनी को कौन कौन से एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। सो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो अलायंसेस विद द ओवरसीज कंपनीज टू एक्सप्लॉइट द टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। फिर बोलता है मार्केटिंग एरियाज के अंदर बोला है कि दिस इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंटेशन वेयर द कंपनी प्लान्स टू ऑपरेट बेस्ड ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज। मतलब कंपनी को अपने कोर कॉम्पिटेंसीज एरियाज के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पर आगे एक्सप्लेन करूंगी जहाँ एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये दोनों कंसेप्ट आएंगे तो वहाँ दोनों का मीनिंग बता देती हूँ। बट अब इसका मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपके मार्केटिंग का जो कोर कॉम्पिटेंसीज एरिया, मतलब कि आपका जो भी सबसे फेमस एरिया है जहाँ आपका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उस प्रोडक्ट को भी एक अच्छे वे के अंदर प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, ये भी एक अच्छे कॉर्पोरेट स्कीम के थ्रू हम कर सकते हैं। मैन पावर के अंदर बोला कि एस्टैब्लिशिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। मतलब अपने मैन पावर को भी इतना एफिशिएंट बना लो, स्कीम अडॉप्ट कर रहे हो ये रिस्ट्रक्चरिंग वाली, तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स जो है वो वेस्ट जा रही है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ देख लो। फिर देखते हैं इम्प्लीकेशन क्या होगा अगर हम ये स्कीम को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके क्या क्या हमें इंडिकेशन देखने मिल सकते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होगी। तो पहला बोला है कि रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट सेगमेंटेशन ड्यू टू मर्जर एक्विजिशन एक्सेट्रा। आपके ऑब्वियसली यार कॉम्पिटिटर्स तो कम ही हो गए ना। आप मर्जर समझो, मर्जर वाली स्कीम अडॉप्ट कर रहे हैं। मर्जर के अंदर सिंपली मतलब क्या होता है, मर्जर क्यों करते हैं हम, कि भाई हमारी कंपनी इतनी एबल नहीं है कि वो अकेले मार्केट के अंदर कम्पीट कर सके, तो इससे अच्छा हम 2-3 कंपनी के साथ मिलकर एक एसोसिएशन, मतलब कि एक अच्छी सी न्यू कंपनी मार्केट के अंदर लाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके कॉम्पिटिटर भी कहीं ना कहीं समझो आपके साथ मर्ज हो जाते थे, तो वहाँ एक वो कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ खत्म हो जाती है। फिर वो वहाँ एक हेल्थी कॉम्पिटिशन बचती है मार्केट के अंदर, एंड मोनोपोली जैसी सिचुएशन जो होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। कब होगा ये, कब होगा, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम अडॉप्ट करते हैं। इमर्जिंग ऑफ न्यू कंपनीज, ऑब्वियसली आप क्या ओल्ड कंपनीज A+B+C बना के आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, XYZ भी तो फॉर्म कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस क्या होगा, न्यू बिजनेस हुआ। फिर बोलते हैं हेल्दी इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अ नेशन, हेल्दी इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अ नेशन, कहीं ना कहीं लास्ट में सारी कंपनीज कंट्री की इकोनॉमी के अंदर ही कंट्रीब्यूट करती है, तो एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ मोनोपोली जैसी सिचुएशन जो है वो ओकर नहीं होगी, तो इसकी वजह से ये स्कीम अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि सोशल कंटेंट का कब होगा सोशल डिस्कंटेंट, मतलब क्या आपके पुअर पीपल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा पुअर बनते जाएंगे, एंड जो अमीर लोग जो होंगे वो ज़्यादा अमीर बनते जाएंगे। किस तरीके से होगा ये, क्योंकि देखो जो स्मॉल ट्रेडर होगा उसके लिए बार बार मर्जर एक्विजिशन के अंदर आना, अपने बिजनेस को वापस से सेटअप करना, कहीं ना कहीं उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो कंपनी ज़्यादा फिनेंशियल रिसोर्सेज एक्वायर करती है या फिर उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो उनके लिए तो ये स्कीम बेनिफिशियल है। बट अगर हम छोटे ट्रेडर का ध्यान दें तो फिर उनके लिए तो ये थ्रेट ही है ऐसी सिचुएशन। अब हमने इम्प्लीकेशन देख लिया है,
अब हम देखते हैं क्या कि रीजंस क्या क्या है। तो अब रीजंस भी शॉर्ट में ही एक्सप्लेन हो गए क्योंकि काफ़ी मैंने आइडिया दे दिया आपको इस टॉपिक के बारे में। रीजंस फटाफट देख लेते हैं। पहला है कि टू फैसिलिटेट टू हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन which eliminate competition and help to access the raw material reaching to new market। तो देखो मर्जर के अंदर आपको ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन देखने मिलेगा। कैसे? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप एक सेम लेवल के ऊपर सेम इंडस्ट्री के साथ मिलके मर्ज हो जाते हो, उसको बोलते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? आपका बिजनेस तो सेम है, सेम इंडस्ट्री है, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। मतलब समझो आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपका जो सेम कॉम्पिटिटर है वो हो सकता है पेंसिल का प्रोडक्शन करे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है, बट वो है तो एक ही इंडस्ट्री में ना। मतलब एट द एंड वो स्टूडेंट्स को ही काम आने वाला, तो इंडस्ट्री तो सेम हुई बट प्रोडक्ट थोड़ा अलग हो चुका है। तो ये क्या होगा कि इस फैसिलिटेट टू हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन व्हिच एलिमिनेट कंपटीशन एंड व्हिच हेल्प्स टू एक्सेस रॉ मटेरियल एंड, मतलब 2-3 कंपनियां साथ में मिलेगी, बल्क में प्रोडक्शन करेगी, बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेगी तो डिस्काउंट भी मिलेगा ज़्यादा। तो ये सब सारी चीज़ें इस स्कीम को अडॉप्ट करने से होंगी। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मैसिव कंपटीशन इज नीडेड फॉर कंपनी टू रीस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू कम्पीट विद ग्लोबल मार्केट। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बहुत एक ऊपर लेवल के एक मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका था मार्केट के अंदर, और एक अकेला ट्रेडर इतना नहीं टिक पाएगा मार्केट के अंदर। तो अगर वो किसी और फर्म के साथ बोलते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक अलायंस या जॉइंट वेंचर या कुछ भी ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके मार्केट के अंदर आता है, तो वहाँ उसके केसेस बढ़ जाते हैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। चेंजेस इन द फिस्कल एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक द डीरेगुलेशंस व्हिच लेड टू कंपनी टू गो फॉर न्यू मार्केट। काफ़ी बार बिजनेस गवर्नमेंट जो पॉलिसी सेट करती है वो हो सकता है उस बिजनेस के लिए इतना बोल सकते हैं कि इतनी यूजफुल ना हो, तो उस केस के अंदर भाई अब बिजनेस को तो बंद नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस ही करने होंगे सो दैट मार्केट के अंदर हम compete कर पाए। Revolution in the IT made necessary for company to adopt new changes to improve corporate performance। आपके IT इंडस्ट्रीज के अंदर जितने जितने चेंजेस होंगे तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आप आगे बढ़ते हो तो फिर अच्छी बात है, बट अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हो तो फिर मार्केट से बोलते हैं ना कि आपको अपना शेयर आपका शेयर कम होते टाइम नहीं लगेगा। Wrong product division may impact company adversely, so fierce competition force company to relaunch themselves। मतलब मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुकी है, कट थ्रोट कंपटीशन आ चुकी है, मतलब या तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दो या फिर उस कंपटीशन में से निकल जाओ। तो वैसी सिचुएशन, और कई बार कंपनी के मैनेजमेंट ने अच्छा डिसीजन नहीं लिया कि कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सा उसके लिए प्रॉफिटेबल वेंचर है, कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस के अंदर भी कहीं ना कहीं कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव्ड बाय कंसोलिडेटिंग द कैपेसिटीज बाय एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटीज़। मतलब क्या, काफ़ी बार बिजनेस के बिजनेस के सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस केस के अंदर अगर हम वो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर देते तो हो सकता है हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाए प्रोडक्ट की। तो ये सब कब होगा? जब आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इंप्लीमेंट करते हो। एंड देन आफ्टर बोला कि सी कंपनी कैन बी सक्सेसफुली रिवाइव्ड एंड रिहेबिलिटेटेड एंड बॉट बैक टू द प्रॉफिटेबल लाइन्स। क्योंकि एक ये आप स्कीम जब अडॉप्ट करते हो ना, कहीं ना कहीं हर एक कंपनियों की सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने आप को प्रूव करने के लिए मार्केट के अंदर। एंड लास्ट वन बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ सिक यूनिट इनटू सक्सेसफुल यूनिट एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड राइट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस देयर बाय टू डेवलप अ सक्सेसिव टैक्स प्लानिंग। तो देखो इसका मतलब ये है, काफ़ी बार क्या होता है बिजनेस के अंदर ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि आपने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा होगा कि हमारा जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो समझो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि हमारी जो एक एंटिटी है, ये कंपनी है, कंपनी ए, ये कंपनी ए लिमिटेड है, एंड इसने अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लिया है। इसने समझ लो, यहाँ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इसने प्रॉफिट 5,000 करोड़ लिखते हैं, ये 5,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है पर ईयर। एंड अब उनकी जो सीएस जो थे, जो भी प्रोफेशनल्स थे जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो अब कंपनी को एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अगर अब आप गवर्नमेंट को इस पर टैक्स पे करोगे तो आपकी मेजर रेवेन्यू जो होगी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डाइवर्ट हो जाएगी। तो अब वो एडवाइस ये करते हैं कि इस मतलब इस स्कीम आपके प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने से बचाना है, तो आप ऐसा करो, आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर लो, कोई लॉस मेकिंग यूनिट को आप परचेज कर लो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर होती है, तो कहीं ना कहीं उनका लॉस भी हम अडॉप्ट करते हैं, और उस लॉस को हमारे इस प्रॉफिट के साथ हम क्या करते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, सेट ऑफ।
एग्जाम्पल यहाँ मैं लेती हूँ मिस्टर नहीं, यहाँ लेते हैं बी लिमिटेड जो है, ये इस कंपनी के अंदर हम लॉस देखने मिल रहा है हमें। कितना ले रही हूँ मैं ले रही हूँ यहाँ 600 करोड़ नहीं 6000 करोड़। तो ये नेगेटिव बैलेंस मेरे यहाँ प्रॉफिट के साथ क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेट देखा जाए तो मुझे यहाँ 1000 करोड़ का लॉस ही चल रहा है। और अगर लॉस चल रहा है तो मैं क्यों इनकम टैक्स पे करूँगी, मतलब मैं क्यों गवर्नमेंट को जाकर टैक्स पे करूँगी। तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना कि बहुत माइंडफुल टैक्स प्लानिंग हो चुकी है। तो ऐसा करके बहुत सारी कंपनीज़ ने बहुत गवर्नमेंट के अंदर टैक्स प्लानिंग करी थी और इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर रेवेन्यू लॉस हुआ था। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सालों तक ये स्कीम को ध्यान में रखा था, क्योंकि इनकम टैक्स के प्रोविजन भी यही बोलते हैं कि अगर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी तो फिर उसको क्या है, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होगा वो हर एक साल कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अब जब हर एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो क्या करते हैं, ऐसे लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज़ को खरीद लेते हैं। बट अब जैसे जैसे टाइम बीता हमारा गवर्नमेंट भी बहुत चालाक हो चुका है, तो अब हर किसी मर्जर एंड एक्विजिशन को अप्रूव नहीं करता है, बट पहले ऐसी प्रैक्टिसेस होती रहती थी। तो यस ये टैक्स प्लानिंग वाला पॉइंट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, थियोरी काफ़ी है, काफ़ी मतलब हाँ। अब फॉर्म्स यही है सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सबसे पहला आता है मर्जर बहुत इंपॉर्टेंट एंड बोलते हैं ना कि इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो देखो मर्जर के बारे में हम हमारी बोलते हैं ना यंग जनरेशन को बहुत पता होता है मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में। सिंपल मतलब बताऊँ ना तो मर्जर का मतलब क्या होता है, अरेंज मैरिज। एक्विजिशन का मतलब क्या होगा, लव मैरिज, नहीं सॉरी अमालगमेशन का, हाँ एक्विजिशन का मतलब होगा हमारा लव मैरिज। एंड लास्ट वन जो है वो टेक ओवर जो होगा वो भाई कंपल्सरीली एक्वायर कर लो। सो मर्जर का मतलब ये कि जब एक या एक से दो कंपनी मिलके, दो या दो से तीन कंपनी मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करती है, द नेम कॉल्ड एज AB लिमिटेड। तो अब ये डेफिनेशन आपको यूनिवर्सली हर एक जगह देखने मिली होगी। बट अब मर्जर की डेफिनेशन कुछ अलग हो चुकी है कि अब ज़रूरी नहीं है कि A + B करो तो AB ही बने। अब मॉडर्न एरा के अंदर आप मर्जर भी करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपनी ही फॉर्म करो। यहाँ हो सकता है A लिमिटेड एंड B लिमिटेड सोनली अपनी कैपेसिटीज़ के अंदर वर्क करे, कुछ ना कुछ एरियाज वो अपने शेयर कर लेंगे एंड उस तरीके से प्रोडक्शन एंड बाकी सारी एक्टिविटीज़ होती रहेगी। तो अब मर्जर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि A + B = AB। अब ये भी मतलब है कि A + B = A and B भी हो सकता है, बट उसको मर्जर भी हम बोलते हैं। फिर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर। बट देखो मर्जर भी हम बहुत सारे वे के अंदर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं अमालगमेशन हो सकता है वहाँ, दूसरा बोलते हैं एब्जॉर्प्शन देयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। अब टाइप ऑफ मर्जर देखते हैं तो सबसे पहला इसके अंदर आता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब ये होता है इंडस्ट्री सेम, प्रोडक्ट सेम और उसी कंपनीज के साथ सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर के साथ आप क्या होते हैं, मर्ज होकर एक नई कंपनी फॉर्म करते हो। तो यहाँ एग्जांपल ये है कि कोका कोला अगर समझो हमारी पेप्सी के साथ कुछ भी ये मर्जर करता है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। मतलब कहीं ना कहीं दोनों की पोजीशन सेम है, प्रोडक्ट सेम है, लाइन सेम है, इंडस्ट्री सेम है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब वर्टिकल मर्जर का मतलब क्या है, इंडस्ट्री तो सेम है बट प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा अलग होगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल कार कंपनी और पेट्रोल कंपनी, दोनों कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग है बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो इसको ही हम बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। देयर आफ्टर को जेनेरिक मर्जर। देखो को जेनेरिक मर्जर का ये मतलब है इंडस्ट्री सेम ही है बट अब मेरा थोड़ा कुछ एडवांस वर्जन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला है कि फेसबुक एक्वायरिंग इंस्टा एंड व्हाट्सएप। मतलब फेसबुक की एक अलग सोशल मीडिया साइट्स है बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये व्हाट्सएप एंड कौन सा हमारा व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ही पार्ट है। तो जब फेसबुक को लगा कि भाई अब मेरा शेयर कम हो रहा है मार्केट के अंदर, तब उसने बहुत चालाकी से किसको, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम दोनों को एक्वायर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, को जेनेरिक मर्जर। फिर देखते हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर के अंदर क्या है, सब कुछ नया, इंडस्ट्री नहीं, प्रोडक्ट नहीं। एंड यहाँ ये क्यों करते हैं, मतलब सब कुछ नया है तो कहीं ना कहीं रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा हुआ होगा ना।
रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि नॉर्मल छोटी फर्म तो ये कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के अंदर नहीं होता है इंक्लूड, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो डिसीजन गलत होगा तो पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने, मतलब ऐसी सिचुएशन फेस ना करे, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वही एक्सपेरिमेंट करने के अंदर बिलीव करती है, क्योंकि अपना बोलते हैं ना कि एक एग्जिस्टेंस रिस्क में डाल के कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है ज़्यादा करके। तो बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के अंदर आते हैं, तो वो कुछ नए नए बोलते हैं कि अखतरे, मतलब कि लाइक वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड और डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे मेन है, इसका पर्पस ही डाइवर्सिफिकेशन, कि कहीं ना कहीं अगर हम ये नया वेंचर करते हैं, नया प्रोजेक्ट लेते हैं, तो अगर वो बिजनेस, अगर मेरा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन गया, तो ऐसा काफ़ी बार होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऐसे 10-15 प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करती, डाइवर्सिफिकेशन करती है, हालांकि वो उसमें से 2 प्रोडक्ट ही सक्सेसफुल होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो बाकी के 8 प्रोडक्ट का लॉस जो है वो कहीं ना कहीं वो सेट ऑफ कर देते हैं। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो इसका एग्जांपल ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, अगर समझो शूज़ इंडस्ट्री के साथ आके कुछ वेंचर करे, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, वेयर न्यू इंडस्ट्री एंड न्यू बिजनेस आपको देखने मिलेगा। नाउ रिवर्स मर्जर का मतलब ये है कि स्मॉल कंपनी जो होगी वो बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कोरस एक्वायर्ड बाय टाटा स्टील। तो यहाँ क्या हुआ था कि टाटा स्टील जो है वो छोटी कंपनी थी और उन्होंने कोरस को एक्वायर कर लिया था, जब कोरस के अंदर बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। एंड कहीं ना कहीं लास्ट में जाए एक बार तो मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया था मार्केट के अंदर कि भाई टाटा स्टील जो छोटी कंपनी, उसने बड़ी कंपनी को एक्वायर किया। बट लास्ट में फिर क्या हुआ कि अब टाटा इंडस्ट्रीज़ को इसके अंदर बहुत सारा लॉस फेस करने पड़ा, मतलब उन्होंने बहुत पीक सिचुएशन के ऊपर आके इस कंपनी को जोश तोश में खरीद लिया, बट बाद में इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट करके नहीं दिया। तो ये डिसीजन उनके लिए गलत था। बट ये एग्जाम्पल अगर देखें तो रिवर्स मर्जर का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब रिवर्स मर्जर के अंदर बहुत सारे और भी टर्म्स है, बट मैंने इतना ज़्यादा डीप भी नहीं लिखा है, जस्ट इसके एग्जाम्पल जो है बेनिफिट जो है वो मैं बता देती हूँ। सो इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट एंड देयर आफ्टर बोला है कि चीपर एंड ईजियर रूट टू बिकम अ पब्लिक कंपनी। देखो इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब ये है कि आप रिवर्स मर्जर के अंदर कोई भी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को भी एक्वायर कर सकती है। इसके साथ साथ विजिबिलिटी ऑफ कंपनी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखो कोई छोटी कंपनी अचानक उससे बड़ी कंपनी को एक्वायर करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर थोड़े बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि एक आइडियोलॉजी बन जाती है कि वो इस कंपनी ने ऐसा किया। तो इसकी वजह से अगर उस सिचुएशन को कंपनी अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ती है तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल हो सकती है। बट इसका बोलते हैं ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। फिर बोलता है कि चीपर एंड ईजियर रूट टू बिकम अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी का जो कंसेप्ट है ना, ये इंडिया के अंदर फॉलो नहीं होता। ये नॉर्मली हम अमेरिका साइड देख सकते हैं, चाइना की साइड देख सकते हैं, तो वहाँ ऐसे जो भी हमारी स्मॉल कंपनीज जो होंगी वो क्या करती है, पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे स्टेक एक्वायर कर करके। टैक्स बेनिफिट ऑन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी। तो देखो प्राइवेट कंपनी के अंदर समझो क्या होता है, लॉस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक कंपनीज भी बोलते हैं कि भाई हमारे साथ मर्ज हो जाओ तो हम आपकी प्राइवेट कंपनी के लॉसेस को एब्जॉर्ब कर देंगे और उसको भी कहीं ना कहीं पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये सारे क्या थे हमारे मर्जर के टाइप्स। मर्जर के कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनेरिक, कॉन्ग्लोमरेट, रिवर्स मर्जर। यस, तो ये हमने कितने देखे? 5 टाइप्स देखे। अब ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कौन सा? डीमर्जर। डीमर्जर का मैंने जैसे डायग्राम ड्रॉ किया है, वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ क्या होने वाला है। डीमर्जर के अंदर ये होता है कि ABCD ये कंपनी है, उसको हम बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से एक मैनेज कर सके। इसी के लिए यहाँ मैंने लिखा है कि सेपरेट सेगमेंटेशन के अंदर बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि क्या है अब यहाँ जो हर एक सेगमेंटेशन जो होगी उनको एक अपना क्या मिल जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस मैनेजर के ऊपर कि भाई तुमको इतना प्रॉफिट एक्वायर करके देना है। तो जो हेड ऑफिस होगी उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब, अब वो कैसे अचीव करते हैं वो कंपनी का लुकआउट नहीं है। रिवर्स मर्जर देखते हैं। रिवर्स मर्जर का सेम ही एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ऊपर दिया था कि भाई ये वाला एग्जाम्पल 5th एग्जाम्पल है ना कि भाई कोरस को टाटा स्टील ने एक्वायर किया था, वो वाला एग्जाम्पल। तो यही सेम है, कुछ अलग नहीं है। एक्विजिशन, यस, एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन का मतलब ये है जब बात मतलब बोलते हैं ना कि मर्जर के अंदर क्या था, दोनों पार्टीज जो थी वो एक दूसरे के साथ आई, मिली, उनको अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं मर्जर। मर्जर का मतलब क्या है? अरेंज मैरिज। सॉरी हमारी वहाँ ये अरेंज मैरिज मतलब होता है मर्जर। बट एक्विजिशन का मतलब क्या है?
दोनों पार्टीज मतलब कि जो लड़का और लड़की क्या करते हैं, दोनों अपने आप कंसेंट से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, फिर वो बात आगे बढ़ जाती है, फिर फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं उसको एक्विजिशन, मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों की कंसेंट है। एंड अब धीरे धीरे हमारे जो मतलब इन्वेस्टर्स जो होंगे उसको मनाना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स मतलब कि आप समझ रहे हो ना, कि मतलब फैमिलीज़ को वगैरह वगैरह। सो या एक्विजिशन का मतलब ये होता है। तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय वन कंपनी, मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब क्या, कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे का इंटरेस्ट होगा तभी तो वो बात आगे बढ़ाएगी। सो इन द शेयर कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, और यहाँ बोला एग्रीमेंट विद द मेजॉरिटी होल्डर इंटरेस्ट, मतलब क्या, अब देखो आगे बढ़ना है लाइफ में तो क्या करना पड़ेगा, दो पार्टीज़ तो सिर्फ दोनों पार्टीज़ के कंसेंट से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे फैमिलीज इन्वॉल्व होगी तो मतलब सबका कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर एक एक बंदे को चुनते हैं और फिर उसको मतलब हमारी टीम के अंदर शामिल करते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारी एक्विजिशन की स्कीम आगे जाके फुलफिल हो जाती है। लास्ट में हमारा जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस, मतलब कि जो भी हो गए आपके मतलब पापा पेरेंट्स जो भी, तो उनको हम मनाने के लिए लास्ट में जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ कंपनी के अंदर ये बोला है कि परचेज ऑफ शेयर, लास्ट में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा मेजर शेयर होल्डर जो होगा वो बोल देता कि हाँ भाई कर लो, क्योंकि बाकी सारे उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने कंसेंट दे दी, तो अब बेचारा अकेला क्या करेगा। तो इसकी वजह से ही इस तरीके से हम एक्विजिशन कर सकते हैं। एंड मेकिंग बायर ऑफर टू जनरल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर, तो इसके सॉरी मेकिंग बाय आउट ऑफर, सॉरी ये क्या लिखा है, ये पॉइंट कैंसिल कर देना, एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर। तो देखो मर्जर का मैंने बताया था कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ मतलब दो कंपनीज आती है, उनको मिलाया जाता है, मतलब वो बोलता है ना कि वो इन्वेस्टर ब्रोकर वगैरह इसके साथ इन्वॉल्व हुए होते हैं। एंड एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि कंपनीज पहले खुद ही कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेती है। देयर आफ्टर आता है डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर बोला है कि एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग असेट्स और सब्सिडियरी, मतलब आपकी सेगमेंटेशन बहुत बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर। एंड समझो 1000 नहीं, मैं 100 ब्रांचेस लेती हूँ, 100 ब्रांचेस है मेरी कंपनी के, एंड उस ब्रांचेस में से अब मुझे लगता है कि मेरे ना टोटल 80 ब्रांचेस से मुझे प्रॉफिटेबल लग रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे डाइवेस्टमेंट, मतलब कि मुझे वो बाकी के बचे हुए जो नॉन प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स है वहाँ से मुझे मेरा कैश निकाल देना चाहिए, मतलब मेरा कैपिटल जो भी है वो मुझे वहाँ से निकाल देना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैं डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, क्योंकि लॉस हो रहा है। उस सिचुएशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं मैं बिजनेस ही बंद कर दूँ ताकि लॉस तो ना हो, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा आगे, राइट। फिर इसके अंदर देखते हैं टेक ओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो टेक ओवर के अंदर क्या होता है, सब कुछ कर लिया, मतलब पार्टी को मनाने की कोशिश की, अब वो मान नहीं रही है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर अब जिद बहुत बढ़ चुकी है तो डायरेक्टली टेक ओवर ही कर लो कि देख तुझे इज्जत से बोला था, अब तू नहीं आ रही है, ठीक है, अब मुझे मतलब बोलते हैं ना मजबूरन एक्वायर करना, मतलब टेक ओवर करना पड़ेगा, डायरेक्टली टेक ओवर कर दो, मुंह मांगी कीमत दे दो एंड बोलो कि भाई हाँ अब आ जाओ हमारे साथ। सो व्हेन एन एक्वायर टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ टारगेट कंपनी मतलब कौन, ये टारगेट कंपनी, एक्वायरर कौन मतलब कौन, ये वो लड़का। अब लड़का, ये सब लड़का लड़की का एग्जांपल ले रही हूँ ऐसे ही जस्ट फन के लिए, बट इसका टारगेट देखो, व्हेन एक्वायरर टेक्स ओवर मतलब कौन सी कंपनी, जो कंपनी खरीदने वाली है वो टेक ओवर करती है कंट्रोल ऑफ टारगेट कंपनी, मतलब किसको एक्वायर करने वाली है उस कंपनी को। तो इसी के लिए मैं सिंपल वे में एग्जाम्पल लिया है कि मतलब एक हसीन वो किसी और को, हसीना को फंसा के, मतलब वो काइंड्स ऑफ टेक ओवर, किस वे में आप किस तरीके से किसी को एक्वायर कर सकते हो। तो एक तो है फ्रेंडली टेक ओवर। अब देखो फिर भी आप में थोड़ी तमीज़ बची हुई है कि तूने बहुत ना बोल दिया, फिर भी मैं इंसानियत के नाते तुझे फ्रेंडली टेक ओवर करना चाहता हूँ, तो अब तो कंसेंट दे दे। सो व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी विद इन परमिशन ऑफ बोर्ड मतलब क्या, आप जिस पार्टी के साथ आप बोलते हैं ना एग्रीमेंट के अंदर आना चाहते हो, तो उसके लिए आप बोर्ड की परमिशन लेते हो। बोर्ड की परमिशन मतलब क्या, कंपनी का मैनेजमेंट जो होगा वो, मतलब कहीं ना कहीं लड़की के घर वालों की परमिशन। हॉस्टाइल टेक ओवर देख लेते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर के अंदर बोलते हैं वन कंपनी मतलब कि एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी, जो कि टारगेट कंपनी जो है, बाय अनदर कंपनी दैट इज अकम्प्लिश बाय गोइंग डायरेक्टली टू द कंपनीज बोर्ड, कंपनी शेयर होल्डर्स और फाइटिंग टू रिप्लेस मैनेजमेंट टू गेट द एक्विजिशन अप्रूव्ड।
मतलब क्या, आपने रिक्वेस्ट बहुत कर ली, अब मान ही नहीं रहे वो लोग, तब क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्वायर कर लेंगे। आपको पसंद है तो रखो, मतलब आपको पसंद आए ना आए उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, हमको पार्टी पसंद आ चुकी है, मतलब हम एक्वायर, हम टेक ओवर करने ही वाले हैं। सॉरी आपको स्क्रीन दिखनी विजिबल नहीं हो रही। हाँ, तो मतलब क्या, हॉस्टाइल टेकओवर के अंदर सब कुछ ट्राई कर लिया, आप नहीं मान रहे, बात हमारे सर के ऊपर से जा रही है, मतलब बोलते हैं ना कि पानी नाक के ऊपर से जा रहा है, तो अब कर लो हॉस्टाइल टेकओवर। फिर क्या, ब्रेक डाउन हॉस्टाइल टेकओवर। यहाँ बोलते हैं कि हॉस्टाइल टेकओवर बीड एक्वायर्ड व्हेन एन एंटिटी अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द फर्म विदाउट कंसेंट और कोऑपरेशन ऑफ द टारगेट कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती हुआ, आपने इनडायरेक्टली उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए ओपन मार्केट के अंदर से, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का एक्विजिशन, मतलब मेजर जो शेयर होगा वो आपके पास आ चुका है। अब कंपनी डिनाई नहीं कर सकती उसको, फिर ना चाहते हुए भी उस टेक ओवर के अंदर पार्टिसिपेट होना होगा। और इन ल्यू ऑफ दिस एक्वायर कंपनी इशू टेंडर ऑफर, मतलब वो बोलती है कि देखो हमने आपकी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं मेजर स्टेक तो ले लिया है, अब हम चाहते हैं कि आप जो बोलोगे उस प्राइस के ऊपर हम आपको खरीदना चाहेंगे। तो हो सकता है अब जब मतलब टेक ओवर तो कर लिया है, पर अब भी थोड़ी इज्जत तो बची हुई है कि भाई हाँ, आप जितने पैसे बोलोगे, आपको जो कंसिडरेशन चाहिए वो मैं अभी भी देने तैयार हूँ। वो क्या किया, ऐसा कौन बोलती है, एक्वायर कंपनी बोलती है कि अब भी मैं आपको वो कंसिडरेशन पे करने के लिए रेडी हूँ। इट एम्प्लॉयज प्रॉक्सी फाइट और अटेम्प्ट्स टू बाय नेसेसरी कंपनी स्टॉक इन ओपन मार्केट। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि टेंडर ऑफर दो, अगर हमको अच्छा लगा तो हम आपको ये डील मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपको एक अच्छे वे के अंदर कंपनी आपकी मतलब एक अच्छी वैल्यू के अंदर आपको भी मिल जाएगी। एंड काफ़ी बार ये होता है कि ये टेक ओवर ना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बन जाता है। सपोज आपकी कंपनी जो है उसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है वो होगी समझो 500 करोड़, और अगर कोई बड़ी कंपनी आके आपको बोल रही है कि मैं आपको 10,000 करोड़ के अंदर खरीदना चाहती हूँ, तो फिर काफ़ी बार जो कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है वो प्रॉफिट मेन उसका मोटो यही होता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेल्थ। तो अब कंपनी को उसकी वर्थ से बहुत एक दुगनी वैल्यू मिल रही है, तो उस केस के अंदर इस मर्जर और मतलब जो भी टेक ओवर जो होगा उसको होना अच्छी बात है। कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है उस 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ से वो कोई और दूसरी अच्छी कंपनी बना सके, तो सिर्फ और सिर्फ उस केस के अंदर फिर हमारी मैनेजमेंट जो होती है वो ऐसा डिसीजन ले लेती है। तो हॉस्टाइल टेक ओवर थ्रू टेंडर ऑफर एंड प्रॉक्सी फाइट। टेंडर ऑफर के अंदर ये बोला है मैंने, कंपनी और इट्स इन्वेस्टर्स मेक टेंडर ऑफर टू परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एट अ प्रीमियम ओवर एंड अबाव करंट मार्केट वैल्यू, जो अभी एग्जाम्पल दिया था। प्रॉक्सी फाइट बोला है अपोजिंग ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स प्रोसीजर्स ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स टू अलाउ देम टू यूज देयर शेयर्स एज अ प्रॉक्सी वोट। फिर देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव हॉस्टाइल टेक ओवर डिफेंस, मतलब आप हॉस्टाइल टेक ओवर करते हो किसी का, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप मतलब वो सामने वाला कुछ भी नहीं करेगा, वो भी तो कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी सोचेगा ना। आप ऐसे किसी को थोड़ी को ऐसे इतनी आसानी से किसी को थोड़ी टेक ओवर कर सकते हो, वहाँ भी कितने सारे मतलब मेंबर्स होंगे, तो उनकी भी कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, एंड उसी के साथ उनके भी पास तो पावर्स होंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले मतलब कबीर सिंह बन के जाओगे और प्रीति वगैरह वगैरह। तो भाई उस सामने वाली फैमिलीज़ की भी कंडीशन देखनी पड़ती है, वहाँ भी बहुत सारे 30 मार खान होते हैं, तो अगर हम अकेले ऐसे मतलब जाते हैं तो फिर कहीं हड्डियाँ तोड़ा के आ जाओगे, तो थोड़ा सिचुएशन देख के जाना, जो भी करना हो वो। प्रीएम्प्टिव हॉस्टाइल टेक ओवर डिफेंस, तो देखो इसके अंदर ये है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हॉस्टाइल टेक ओवर, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को कोई और एक्वायर ना कर ले, तो उसको मतलब बचा के रखना है। सो कंपनी कैन एस्टैब्लिश अ स्टॉक विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वेयर स्टॉक विद लेस वोटिंग राइट पेज अ हायर डिविडेंड। सो यहाँ ये होता है कि डिफेंस स्ट्रेटजी अगेंस्ट हॉस्टाइल टेक ओवर, मतलब कंपनी का जो मेजर स्टेक है वो कहीं और मतलब कोई और हमारा कॉम्पिटिटर टेक ओवर ना कर ले। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टॉक इश्यू करते हैं, हमारे मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ को ही हम स्टॉक ऑफर करते हैं, शेयर ऑफर करते हैं, जो कि नॉर्मली डिस्काउंट के ऊपर होते हैं, एंड कुछ ऑप्शंस हम देते हैं उनको कि भाई आप इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको हम ये देंगे। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास अगर शेयर रहे तो कहीं ना कहीं कंपनी का मेजर जो कंट्रोल है वो कंपनी के अंदर ही रहने वाला है। बोनस इशू नहीं आएगा, बाईबैक आप कर सकते हो, बाईबैक आएगा, बाईबैक ऑफ शेयर्स आएगा। बाईबैक क्या करोगे आपको लगता है आपके शेयर कैपिटल बहुत बढ़ चुके हैं, आपको कंपनी को इतना शेयर कैपिटल चाहिए भी नहीं, तो हम एक्सेस कैश क्यों रखें, हम बोल सकते हैं कि उस लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया है, उतना ही अच्छा है। और इसी के लिए बोला है कि रिडक्शन एंड एक्सट्रीमिंग शेयर कैपिटल, तो इस तरीके से आप हॉस्टाइल टेक ओवर को प्रिवेंट कर सकते हो। फिर बोलते हैं रिएक्टिव डिफेंस,
तो इट मीन शेयर होल्डर्स राइट प्लान अ पॉइजन पिल डिफेंस अलाउ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू बाई न्यूली इश्यूड स्टॉक एट अ डिस्काउंट इवन व्हेन वन शेयर होल्डर बॉट मोर देन एंड स्टिपुलेटिंग परसेंटेज ऑफ द स्टॉक। तो देखो ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आप ही शाणे बनोगे, मतलब आप ही बोलोगे कि भाई हाँ मैं टेक ओवर कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाली पार्टी की तरफ से भी अपोजिशन आएगी। तो डिफेंस बिल के अंदर क्या होता है, समझो आपकी एक कंपनी है ए लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी ने डिसाइड किया हम बी लिमिटेड को एक्वायर कर लेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली इतना, समझो इस कंपनी के अंदर कितना 70% स्टेक उन्होंने एक्वायर कर लिया। कितना 70% स्टॉक लिख दिया, स्टेक उन्होंने हासिल कर लिया है। एंड अब वो बी लिमिटेड को बोलते हैं कि अब हम आपको एक्वायर कर रहे हैं, बट बी लिमिटेड क्या बोलेगी, ठीक है भाई एक्वायर कर ले, बट तुझे रिग्रेट फील होगा फ्यूचर में कि मैंने इस कंपनी को क्यों एक्वायर किया, क्योंकि बी लिमिटेड के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्दी टेक ओवर नहीं होता है। उनको भी मतलब ऐसे अचानक से इनडायरेक्टली कोई परचेज करके जाए तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए कैसे वो आइडियल सिचुएशन होगी। तो बी लिमिटेड अपने बचाव के लिए क्या करेगा, यहाँ शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, कंपनी के अंदर डेट इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे ताकि जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसको इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पे करने में उसका पूरा मतलब फाइनेंस चला जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डेट का एग्जांपल ले रही हूँ कि समझो पहले यहाँ डेट था 20 लाख रुपीज़, मैं बहुत छोटा ले रही हूँ 20 लाख रुपीज़। अब मुझे जब पता चलता है, मतलब शेयर होल्डर्स को जब पता चलता है कि उनका 10 लाख कैपिटल है और उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई हमें कोई एक्वायर करने वाला है, तो वो क्या करेंगे, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा डेट रेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने 80 लाख डेट रेज कर दिया एंड वो भी समझो 8%, तो कहीं ना कहीं 66,40,000 रुपीज़ तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ही हो गया ना। तो ये कंपनी जो नई कंपनी बनने वाली है उसको तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा। तो ज़रूरी थोड़ी है वो सामने वाली कंपनी फिर आपके वो फिर अपना डिसीजन बदल देगी, भाई हाँ नहीं हमें आपको एक्वायर नहीं करना है। तो इस तरीके से पॉइजन पिल, मतलब बोलते हैं ना कि पॉइजन खा के सुसाइड ही कर लोगे, भाई मुझे किसी के साथ एक्वायर होना ही नहीं, किसी के साथ जाना ही नहीं है। तो ये रिएक्टिव डिफेंस हो सकता है, बट ये मतलब ऐसे अच्छा डिफेंस नहीं है, ऐसे कोई थोड़ी ना बोल सकता है, राइट। तो यस ये लास्ट था टेक ओवर का। तो टेक ओवर के कितने हम टाइप्स देखे, फ्रेंडली टेक ओवर हो सकता है, भाई आजा, मतलब हमारे पास अब भी थोड़ी तमीज़ बची हुई है और कंपनी एक्वायर होने वाली है। फिर बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर, देयर आफ्टर हमने देखा था ब्रेकिंग डाउन हॉस्टाइल टेक ओवर। फिर आता है हमारा हॉस्टाइल टेक ओवर थ्रू टेंडर ऑफर एंड प्रॉक्सी फॉर्म, देयर आफ्टर प्रीएम्प्टिव हॉस्टाइल टेक ओवर, डिफेंस टेक ओवर, एंड अब लास्ट में देखते हैं हम जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, फ्रेंचाइजिंग एंड स्लम सेल। स्ट्रेटेजिक अलायंस का देखो, जॉइंट वेंचर का मतलब ये है कि अब हर टाइम आप अपनी कंपनी को किसी और के साथ मर्ज करके नई कंपनी बनाना, ओनरशिप चेंज होना, ये सब मतलब बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है। तो कुछ छोटे से प्रोजेक्ट के लिए हम इतना बड़ा स्टेप थोड़ी लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर कर देंगे। मतलब क्या, थोड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हम किसी कंपनीज के साथ ग्रुप के अंदर कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हमारा वेंचर चलेगा, और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा वेंचर भी खत्म हो जाएगा। काफ़ी बार प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है और काफ़ी बार टाइम स्पेसिफिक होता है। मतलब मैं 5 ईयर्स के साथ आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि मतलब मैं आपकी कंपनी के साथ मिलकर काम करूँगा, हालांकि हमारी ओनरशिप अलग अलग रहेगी, बट हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो सेम रहेगा। तो इसके लिए ये बोला है कि एंटिटी फॉर्म बाय 2 और मोर कंपनीज टू अंडरटेक फाइनेंशियल एक्टिविटी टुगेदर। एंड यहाँ 2 टाइप्स आपको देखने मिलेगी, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉइंट वेंचर फॉर स्पेसिफिक टास्क इट इज़ फॉर्म्ड, मतलब कि प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो होगा वो इसके लिए फॉर्म होता है। फंक्शनल बेस्ड जॉइंट वेंचर जहाँ बोलते हैं कि फॉर्म टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट, तो कहीं ना कहीं सबको एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है और इसकी वजह से वो जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर देखते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। So when agreement between 2 or more companies or parties in collaboration to collaborate with each other in order to achieve certain objective while remain independent organization from one and another। मतलब हर बार आप क्या कर सकते हो, किसी के साथ मर्जर एक्विजिशन करके ही बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं पा सकते हो। आप कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करके कोई प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक अलायंस। फिर देखते हैं फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग को आपको बहुत अच्छे से आपने सुना भी होगा, मैकडोनल्ड्स जैसे बहुत बड़ी कंपनीज जो होती है फ्रेंचाइजिंग वाली टेक्निक अडॉप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी बिजनेस को, अपने बिजनेस को लमसम के अंदर वो सेल नहीं करते। वो क्या करता है कि भाई अभी मुझे कुछ थोड़ा तो कंसिडरेशन कैश में, शेयर्स में, कुछ फॉर्म में देने वाला है, उसके साथ मुझे तेरी जो भी सेल्स की रेवेन्यू होगी उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका फिक्स परसेंटेज तो मुझे हर प्रोडक्ट बेचने के ऊपर देने वाला है। तो इसकी वजह से ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो
हर एक कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा जो ऐसा एग्रीमेंट करती है। तो ये समझो, अगर मैंने मैकडोनल्ड का एग्जांपल लिया है, तो अगर वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनके लिए ये स्कीम बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि आपको जब तक प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट की लाइफ टाइम तक आपको वो बेनिफिट मिलने वाला है। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ, थोड़ी बार मैं आऊँ। ओके ओके, हाँ हाँ सो फ्रेंचाइजिंग के ऊपर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर आपको मिल जाता है। एंड इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देते थे। वन कंपनी मतलब कौन सी? फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर मतलब कौन सी? जो कंपनी अपनी सर्विसेज किसी और को ऑफर कर रही है तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर कंपनी। ग्रांट्स अनदर कंपनी, मतलब जिसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं, द राइट टू यूज द ट्रेड नेम एज वेल एज द सर्टन बिजनेस सिस्टम and process to produce and market goods and services according to certain specification। तो certain specification ये होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप बोलते हैं कि फीस तो आपको देनी है, उसके साथ प्लस सेल्स के ऊपर कुछ परसेंटेज भी देना होगा। तो सेल्स टर्नओवर जो होगा उसको, उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज, उसको ही हम बोलते हैं रॉयल्टी। उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। सॉरी, थोड़ा नॉइस होगा तो मतलब साइड में है, कुछ काम चल रहा। देयरआफ्टर देखते हैं स्लम सेल। स्लम सेल का सिंपल मतलब यही है, स्लम सेल का सिंपल मतलब यही है कि आप अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छी कंसिडरेशन के अंदर पूरा का पूरा सेल आउट करो। कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे कुछ फिक्स परसेंटेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरस्टैंडिंग एज मोर अंडरटेकिंग एज रिजल्ट ऑफ स्केल फॉर लमसम सेल कंसिडरेशन विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल असेट्स एंड लायबिलिटीज इन सेल्स। मतलब देखो, आप एक्विजिशन मर्जर जो करते हो तो आप बोलते हैं कि हाँ मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को मैं रिवैल्यू करके, मतलब 50,000 का था तो मतलब मैं उसको समझो 80,000 में दे रहा हूँ, ऐसे रिवैल्यू करते हैं हम ऐसे मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर। बट स्लम सेल के अंदर हम डायरेक्टली बोल देते भाई तू तेरी मुंह मांगी कीमत बोल दे तो मैं आपको डायरेक्टली पे कर देता हूँ। छोटे छोटे ऐसे मतलब असेट्स को रिवैल्यू करो, ऐसे कौन इतना टाइम पास करेगा। तो वैसे ऐसे ऑफर्स नॉर्मली बड़ी कंपनीज देते हैं, क्योंकि जो कंपनी के अंदर ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होंगे वो ऐसे मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर आती है तो भाई वो इंडिविजुअली हर एक असेट्स को वैल्यू करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअली करते हैं तो हम ज़्यादा कंसिडरेशन पे नहीं कर पाते और कंपनी को भी वो इतना ज़्यादा कॉस्ट ना झेलना पड़े। तो इसी के साथ फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग खत्म होते। कौन कौन से फॉर्म देखे थे हमने? यहाँ थे हमारा सबसे पहला मर्जर, फिर देखा हमने मर्जर, डी मर्जर, रिवर्स मर्जर, डिसइन्वेस्टमेंट, टेक ओवर, फिर देखा था हमने जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्लम सेल एंड लास्ट वन इज फ्रेंचाइजिंग। तो इसी के साथ टाइप्स खत्म होते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया के अंदर फेस होने वाली कि मर्जर एंड एक्विजिशन क्यों ना हो। सबसे पहला है कि एक्विजिशन एंड टेक ओवर हेल्दी नहीं होगा तो स्मॉल यूनिट्स जो होंगी उनकी जो भी सक्सेस होगी वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हर्डल, मतलब उसको हर्डल फेस करने पड़ सकते हैं। डी मर्जर हो सकता है तो डी मर्जर की वजह से कहीं ना कहीं कंपनीज की स्ट्रेंथ भी डिवाइड हो जाएगी, उनका कैपिटल भी डिवाइड होगा, रिसोर्सेज भी डिवाइड हो गए तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम होने वाला है। फिर उनके मतलब उनको फिर जो डिस्काउंट मिलता था लमसम खरीदने के अंदर अब वो ना मिले। फिर देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है अब आपके मतलब अब आप छोटी कैपेसिटी के अंदर मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इकोनॉमी स्केल रिड्यूस होने लगेगा और इसकी वजह से आप फिर क्या करोगे, ना चाहते आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस को, क्योंकि अब प्रॉफिट हो नहीं रहा है, लॉस बार बार करते जा रहे हैं। तो सिचुएशन किसी के लिए आइडियल नहीं है और उस केस के अंदर फिर डीमर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब देखते थे एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। देखो लेक्चर काफ़ी एक्सटेंड हो रहा है, अराउंड लाइक 48 मिनट्स आई हैव टेकन, बट थोड़ा 10 मिनट और चलेगा। एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट के अंदर खत्म कर देती हूँ। एडवांटेज ऑफ इसके अंदर सबसे बोला टू रिड्यूस द कॉस्ट। ऑब्वियसली ज़्यादा कंपनीज मिल के अब प्रोडक्शन कर रही है तो कॉस्ट पर यूनिट तो कम होने वाली है। टू कॉन्सेंट्रेट ऑन की प्रोडक्ट एंड अकाउंट्स, टू इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजी, टू मेक बेटर यूज़ ऑफ टैलेंट। बहुत सारी कंपनीज मतलब समझो मेरी A, B, C एंड D 4 कंपनीज है। अब मेरी ए कंपनी है, वो समझो इसका एफिशिएंसी लेवल है, इसके पास लेबर बहुत अच्छे लेवल के लेबर है। बी कंपनी है, उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। सी कंपनीज़ के पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। एंड डी कंपनीज़ के अंदर फिनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज जब एक साथ मिलके आएंगे ना तो बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं। तो इसकी वजह से ही बोला कि टू मेक बेटर यूज़ ऑफ टैलेंट, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब हाँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो आपको 2 टर्म देखने मिलेंगे, एक होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
एडवांटेज। एंड दूसरा आपने आगे मैंने आपको बोला था कि मैं कोर कॉम्पिटेंसी आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, तो अब वो टाइम आ चुका है कि कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में भी बात कर ले। देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है, आप किसी एक प्रोडक्ट के अंदर, वन प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिकेशन इन वन प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन इन वन प्रोडक्ट, एंड हमारा कोर कॉम्पिटेंसीज जो है इसके अंदर बोलता है कि आपकी इंडस्ट्री समझो 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, A B C and D and E, ये 5 प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 5 प्रोडक्ट, तो मतलब आपको हर स्पेसिफिकेशन इन ऑल 5 प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन इन ऑल 5 प्रोडक्ट। अब देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है, आपने सुना होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट ओवर एंड अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कब होगा, जब आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ये आपके कस्टमर्स आपके पास बहुत भरोसा करते हैं, एंड वो प्राइस इनसेंसिटिव, मतलब उसको प्राइस से कोई मतलब, उनको क्वालिटी से मतलब है, और जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर ना प्रोवाइड करे। तो अगर आपका प्रोडक्ट 50 रुपीज़ में है और आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट समझो 40 रुपीज़ में, फिर भी अगर लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ले तो मतलब कहीं ना कहीं आपको वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल के अंदर क्या लेंगे, एक लिपस्टिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लिपस्टिक गिरानी पड़ेगी यार, यस लिपस्टिक लेंगे, तो पिंक लिपस्टिक हम बेचने वाले हैं। बहुत बड़ी वाली लिपस्टिक ही यूज़ कर लेते ताकि फटाफट से ड्रॉ हो जाए। तो ये क्या है, ये पिंक लिपस्टिक है, एंड आपको खुद से ही स्पेसिफिकेशन आप ही बता देना। तो ये एक लिपस्टिक है जो कि कंपनी ए बनाती है, कंपनी ए बनाती है। एक सेकंड लिपस्टिक और भी होगी यहाँ, अब पैकेजिंग से मतलब ये इतनी बड़ी लिपस्टिक होती नहीं है, कैंडी टाइप लग रही है, बट समझ जाना आप। ये सेकंड लिपस्टिक है। अब इसके अंदर ना मैं थोड़े और फीचर्स ऐड कर देती हूँ कि लाइक इसके अंदर बहुत सारे शेड्स और भी होंगे। इसके अंदर हम जो समझो मैंने ऑरेंज वाला शेड लगा दिया, इसके अंदर मैंने पिंक से शेड भी रखा, रेड तो है ही, फिर कौन सा लेते हैं, ये ग्रीन शेड, नहीं ग्रीन नहीं लेते, और कौन सा, चलो मरून ले लेते हैं। तो देखो अब ये दो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है हम वहाँ कंपनी बी प्रोड्यूस कर रही है, कंपनी बी, राइट। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होगा, अब आप नॉर्मली देखा जाए तो आप कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करोगे, आप नॉर्मली लिपस्टिक बी प्रेफर करोगे। क्यों, उसके साथ देखो एक तो इसका मतलब इसके पास जो प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल है वो भी ज़्यादा मिल रहा है आपको, प्राइस ऑब्वियसली इसकी हाई होगी, मैं प्राइस रखने वाली है यहाँ ₹750, एंड इसकी प्राइस जो होगी वो होगी लोकल 100 रुपीज़, एंड इसकी 750। अब जो नॉर्मल कस्टमर होगा मतलब नॉर्मली जो होगा हर एक वो सस्ता प्रोडक्ट ही प्रेफर करेगा, बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छी है, यहाँ आपको मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ आपको 3-4 शेड साथ में मिल रहे हैं। यही आप मतलब इसके अंदर देखो तो इतना कुछ प्रोडक्ट पैकेजिंग भी अच्छा नहीं है, एंड आपको इस कंपनी के अंदर इसका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि उसने स्पेसिफिकेशन किया है इतना अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो नॉर्मली अगर इन्वेस्टर मतलब परचेजर जो होगा वो प्राइस इनसेंसिटिव है, तो फिर वो ये प्रोडक्ट बी के ऊपर ही जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कंपनी बी ने अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या किया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल किया है। तो इसको ही हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या, हम अपने हर एक प्रोडक्ट के अंदर इतने अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो यही है कि यहाँ बोलते हैं कि टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इसके लिए भी हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टू स्पिन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, टू मर्ज विद अनदर कंपनी, टू डिक्रीज एंड कंसोलिडेट द डेट, तो इस सब के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेनिफिट्स भी सेम ही है जैसे एडवांटेज है, तो बट जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रही हूँ। फिनेंशियल बेनिफिट सच एज रिवाइविंग एंड डिक्लाइनिंग बिजनेस, इंक्रीजिंग द कंपनीज वैल्यू। फिर बोलते हैं कि गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय हेल्पिंग अ कंपनी इन इटसेल्फ फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। अलाउिंग फॉर एडिशन ऑफ अ न्यू अकाउंट्स, मतलब जहाँ लगता है आपको कि भाई बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए तो आप कहीं ना कहीं वो सेगमेंटेशन, न्यू सेगमेंटेशन भी ओपन कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए। कौन से 3 बेनिफिट हमने देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का
ये रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करना सबसे मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है। क्या ऑब्जेक्टिव है? सक्सेस और सर्वाइवल। क्या है? सक्सेस और सर्वाइवल। सबसे पहले आता है सर्वाइवल। भाई पहले सर्वाइव तो करो, बाद में सक्सेस की सोचना। मार्केट के अंदर रहना भी तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा होगा सक्सेस। तो इन दो मेन ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है स्कीम के? डिसएडवांटेज के अंदर बोला है कि नेगेटिव इन्वेस्टर रिएक्शन हो सकता है। आप इस स्कीम को शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करो, उनको पसंद ना आए, उनको लगता है कि भाई हमारा बिजनेस अचानक कैसे बंद कर सकते हो आप एक हद तक मतलब ट्राई तो करो थोड़ा बिजनेस मतलब मार्केट के अंदर रुकने का। अगर वो स्कीम अप्रूव नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपका होस्टाइल टेक ओवर मर्जर किस तरीके से होने वाला है। डिप्लेशन ऑफ असेट मतलब असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो नॉर्मली तो अपने इन्वेस्टर नहीं चाहेंगे कि उनके असेट्स की वैल्यू कम हो, तो वो हो सकता है इस स्कीम को अप्रूव ना करे। फिर बोलते हैं कि हर्ट्स रेपुटेशन इन द मार्केट। आपकी रेपुटेशन भी तो कम होगी ना। आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप इंडिकेशन दे रहे हो इन्वेस्टर्स को, भाई हमारी कंपनी इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज चल रही है और इसकी वजह से आप मतलब वो फिर क्यों आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। देयर आफ्टर सेट्स पैनिक विद इन द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय को भी आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब इनसिक्योरिटीज़ को मतलब उसको ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि अगर ये कंपनी बंद होगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगा। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड के ऊपर भी ये इम्पैक्ट होता है। अब लास्ट देख लेते हैं हर्डल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। कौन कौन से आप हर्डल्स फेस कर सकते हो। एटीट्यूड, तो अगर आपका मैनेजमेंट ही रेडी नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो क्या करोगे? मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग, अनविलिंग टू यार कितना बड़ा है, सॉरी, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू to implement this scheme of internal corporate restructuring, implement the scheme. And second है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज। काफ़ी सारे ढीठ एम्प्लॉय होते हैं, वो मतलब वो बदलना ही नहीं चाहते। वो बोलते भाई तुमको जो करना है कर लो, हम अपने टैलेंट के अंदर कोई चेंजेस मतलब हम अपनी एफिशिएंसीज के अंदर कोई चेंजेस लाने नहीं वाले, जो आपको पहले मिलता था उसी के साथ कंटिन्यू करो। लास्ट में बोला है कि लैक ऑफ इनएडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। मतलब आपने सोच तो लिया कि हम रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले, बट उसका पहले पूरा नॉलेज तो ले लो, कौन कौन सी एरियाज़ के अंदर आप रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हो। समझो आपको इंप्रूवमेंट करना था शेयर कैपिटल के अंदर, मतलब कुछ लाइबिलिटीज रिड्यूस करनी थी, आपने कर दिया एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं वो एक बोलते हैं ना कि एक प्लान होना चाहिए। आप रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हो, तो अगर वो प्लानिंग ही नहीं है तो फिर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। Therefore, skepticism in the initiation, then misconceptions regarding the reasons for change। आपको reasons ही नहीं पता है क्यों आप ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। fear of personal losses, personnel मतलब क्या? एम्प्लॉय। आपके एम्प्लॉय अपनी कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब कंपनी के गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट आ रहा है। तो अगर अभी से हम यहाँ इस कंपनी से निकल गई और अपनी जॉब ढूंढ लेते तो इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये होता है स्कीम के अंदर ये हर्डल्स आते हैं। एंड फेलियर इन द कम्युनिकेशन ऑफ मिशंस एंड पर्पस टू इन्वेस्टर्स और हमारे जो भी मैनेजमेंट होगा। तो अगर आप अपनी मिशन ही नहीं बता पा रहे इस एक्टिविटीज़ के बारे में, तो फिर किस तरीके से ये स्कीम अप्रूव होगी और किस तरीके से आपकी कंपनी अच्छी पोजीशन पे आ पाएगी। तो ये सारे हर्डल्स एंड बैरियर्स थे। एंड काइंड्स ऑफ टेक ओवर हमने देख लिया था, फ्रेंडली टेक ओवर, हॉस्टाइल, बेल्ड आउट टेक ओवर। तो इस तरीके से कुछ टेक ओवर्स के टाइप्स देख लिया। और लास्ट अब कुछ बचा ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक ओवर। तो टेक ओवर की क्या ऑब्जेक्टिव है? एक्चुअली लिखना पहले था बट मैंने ये लास्ट में शायद मुझे दिखा होगा। सबसे पहला है कि टू इफेक्ट सेविंग्स इन द ओवरहेड एंड अदर वर्किंग एक्सपेंसेस। टू इफेक्ट सेविंग्स इन द ओवरहेड मतलब आप टेक ओवर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मतलब जो कंपनी के अंदर लॉसेस होता होगा तो उसको तो अपने एक्सपेंसेस आप अच्छे तरीके से पे करने मिल जाएगी क्योंकि उसको एक अच्छी कंपनी टेक ओवर कर रही है। टू अचीव प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू एक्वायरिंग फर्म्स कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन। To diversify through the acquiring companies with a new product line and to improve productivity and profitability by joint efforts of the technical as well as personnel department and to create shareholders value and wealth। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं टेक ओवर क्यों होता है। तो इसी के साथ थियोरी पूरी कवर कर दी है एंड जितना हो सके उतना मैंने तो डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है आपको। तो अराउंड 1 आवर होने ही वाला है। एंड दूसरे ये वाले टर्म मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी जब मैं आपको प्रैक्टिकल सम से शुरुआत कर लूँगी। तो कल हम बैलेंस शीट एंड ये सब जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट ये सब देखने वाले हैं। तो आज थियोरी हो चुकी है एंड बहुत अच्छे से ये थियोरी देख लेना। एंड जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके साथ आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के रखना, क्योंकि मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ तो फिर क्या होता है ना, कई बार
नोट्स ऐसे ही स्प्रेड हो जाते हैं और फिर मतलब कोई बोलते हैं ना कि ऐसे ही फालतू में किसी को एडवांटेज मिल रहा है। मतलब अगर आप मुझे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हो तो मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा एडवांटेज हो, बट कोई ऐसे ही फालतू में आके दूसरे क्लासेस वाले भी आके मतलब ऐसे लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से मतलब मैं अपने इतनी एफर्ट, सॉरी मैं आपको इतना शेयर नहीं कर पाऊँगी। ये हैंड रिटन नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट येस इसके साथ आप खुद प्रिपेयर कर लेना। मैं अगर आप PDF भेजती हूँ ना तो उसकी कदर बहुत कम लोगों को होती। अब मेरे साथ खुद नोट्स बनाओगे तो मतलब लिख के खुद की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। तो आई फील आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब टाइम मिले तब ये लिख लेना। एंड यस इसी के साथ ये सेशन एंड करती हूँ। आई होप सो दैट यू लाइक इट। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बताना एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आप चैनल पे नए हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। थैंक यू सो मच।